फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाभी, अभी तक खाना नहीं बना। सुबह मेहमान आने वाले हैं और आपसे इतना भी नहीं हो रहा। अनन्या थकी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा और धीमे से बोली, रितु, 2 घंटे से लगी हूँ, बस पूरियां और रायता बाकी है। रितु ने मुंह बनाते हुए कहा, आप हमेशा अपनी थकान का रोना लेकर बैठ जाती हो। मम्मी ने तो आपकी उम्र में पूरा घर अकेले संभाला था। सुबह के ठीक 3 बजे थे। पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन रसोई में अनन्या पिछले 2 घंटे से लगातार काम कर रही थी। 4 चूल्हों की गर्मी से उसका चेहरा लाल पड़ चुका था और माथे पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। सामने आटे का एक बड़ा परात रखा था, जिसमें से वह लगातार पूरियां बेल रही थी। एक तरफ छोले उबल रहे थे, दूसरी तरफ पुलाव के लिए सब्जियां कट चुकी थी और तीसरे चूल्हे पर दूध में गाजर का हलवा पक रहा था। सुबह 7 बजे घर में 80 मेहमान आने वाले थे। ये उसकी सास कमला देवी की बड़ी इच्छा थी कि मोहल्ले की महिला समिति और रिश्तेदारों के सामने उनके घर की दावत ऐसी हो कि हर कोई उनकी तारीफ करे। लेकिन उस दावत की सारी जिम्मेदारी अनन्या के सिर पर डाल दी गई थी। 4 साल पहले जब वह इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, तब कमला देवी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा था, बेटी, इस घर को अपना समझना। अनन्या ने सच में उस घर को अपना समझ लिया था, मगर कुछ ही महीनों में उसे समझ आ गया था कि इस घर में उसे बहू नहीं, काम करने वाली चाहिए थी। उस रात भी जब उसकी कमर दर्द से टूट रही थी, तभी रसोई के दरवाजे पर उसकी ननद रीतू आकर खड़ी हो गई। रीतू की शादी नहीं हुई थी और वह अपनी माँ की लाडली थी। उसने जमाई लेते हुए कहा, भाभी, अभी तक खाना नहीं बना। सुबह मेहमान आने वाले हैं और आपसे इतना भी नहीं हो रहा। अनन्या थकी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा और धीमे से बोली, रितु, 2 घंटे से लगी हूँ, बस पूरियां और रायता बाकी है। रितु ने मुंह बनाते हुए कहा, आप हमेशा अपनी थकान का रोना लेकर बैठ जाती हो। मम्मी ने तो आपकी उम्र में पूरा घर अकेले संभाला था। अनन्या ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि इस घर में उसके जवाब देने का मतलब अगले दिन उसे दुगना काम करवाना होता था। तभी कमला देवी की आवाज आई, रितु, तू यहाँ क्यों खड़ी है? जा सो जा, सुबह तेरे लिए भी काम है। रितु तुरंत चली गई, लेकिन कमला देवी रसोई में आकर अनन्या के पास खड़ी हो गई। उन्होंने पूरियों की तरफ देखा और फिर ताना मारते हुए बोली, बस इतनी ही बनी है? 80 लोगों का खाना है, कोई पड़ोस की 4 औरतों को नहीं खिलाना? अनन्या ने कहा, मम्मी जी, आटा अभी बाकी है, मैं बना दूंगी। कमला देवी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुमसे न जाने क्यों कोई काम समय पर नहीं होता। पता नहीं मेरे बेटे रोहन ने तुम्हारे अंदर क्या देखा था। यह सुनकर अनन्या का हाथ एक पल के लिए रुक गया। रोहन उसका पति था, वह बाहर वाले कमरे में सो रहा था। अनन्या ने सोचा कि शायद वह उठकर आएगा और कम से कम अपनी माँ को समझाएगा, लेकिन रोहन को उसकी परेशानी से कोई मतलब नहीं था। शादी के बाद से ही जब भी माँ और पत्नी के बीच बात आती, वह हमेशा माँ का पक्ष लेता। कभी कहता, माँ उम्र में बड़ी है, उनकी बात सही लिया करो। कभी कहता, घर की शांति के लिए थोड़ा समझौता करना पड़ता है, और हर बार वह समझौता सिर्फ अनन्या को करना पड़ता था। कमला देवी ने फिर कहा, और हाँ, सुबह मेहमानों के सामने ज्यादा मत घूमना, तुमसे बात करने का ढंग भी नहीं आता। रीतू और मैं सब संभाल लेंगे। अनन्या ने सिर झुका लिया, जी। कमला देवी चली गई। कुछ देर बाद रोहन रसोई में आया। अनन्या ने उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दी, जैसे किसी अपने को देखकर दिल को सहारा मिलता है। उसने धीमे से कहा, रोहन, जरा पानी दे दो। रोहन ने गिलास उठाकर पानी दिया और फिर बोला, माँ को नाराज मत करना, सुबह उनका कार्यक्रम है। अनन्या ने पानी पीते हुए कहा, मैं कब उन्हें नाराज करती हूँ, मैं तो सुबह से काम कर रही हूँ। रोहन ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, तुम्हें हर बात का हिसाब देने की आदत है। माँ कुछ कह देती है तो सुन लिया करो। अनन्या के होठ कांपे। उसने पूछा, अगर कभी मैं सच में थक जाऊं तो? रोहन ने मोबाइल देखते हुए कहा, थकने का समय शादी के बाद किसके पास होता है? ये कहकर वह चला गया। अनन्या ने कुछ पल दरवाजे की तरफ देखा और फिर वापस अपने काम में लग गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, मगर उसने उन्हें हाथ के पीछे से पोंछ लिया। उसे अपनी माँ की बात याद आई, बेटी, ससुराल में हर रिश्ता प्यार से जीतना, गुस्से से नहीं। उसने 4 साल तक यही किया था। कमला देवी की दवा समय पर दी, रितु के कपड़े प्रेस किए, रोहन के टिफिन बनाए, ससुर जी की चाय बनाई, घर की सफाई की। यहाँ तक कि जब रोहन की नौकरी चली गई थी, तब उसने अपनी शादी में मिली 2 चूड़ियां बेचकर घर का किराया भरा था।
मगर किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि अनन्या ने क्या खोया। सुबह 5 बजे तक खाना लगभग तैयार हो चुका था। अनन्या ने जैसे ही आखिर पूरी बेलनी शुरू की, ऋतु फिर रसोई में आ गई। उसके हाथ में नया सूट था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी ये देखो, मम्मी ने मेरे लिए नया सूट खरीदा है। अनन्या ने मुस्कुराने की कोशिश की, बहुत सुंदर है। नीतू ने कहा, आपके लिए भी कुछ लाती, लेकिन मम्मी कह रही थी कि इस महीने घर का खर्च बहुत ज्यादा है। अनन्या ने कुछ नहीं कहा। उसे याद आया कि पिछले महीने उसने अपने लिए एक साधारण साड़ी लेने की बात की थी, तो कमला देवी ने कहा था, तुम्हें साड़ी की क्या जरूरत है, जो है वही पहन लिया करो। उसी दिन नीतू के लिए 5,000 रुपए का सूट आया था। अनन्या ने मन ही मन सोचा, शायद बहू होने की कीमत यही होती है। लेकिन उस सुबह एक और बात होने वाली थी, जिसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था। खाना तैयार होने के बाद कमला देवी ने सभी बर्तन गिनने शुरू किए। अचानक उन्होंने एक कटोरी उठाई और चिल्लाई, अनन्या, ये रायता इतना कम क्यों है। अनन्या घबरा गई, मम्मी जी, 80 लोगों के हिसाब से ही बनाया है। कमला देवी ने गुस्से में कहा, तुम्हें हिसाब कौन सिखाएगा। अगर 2 लोग ज्यादा आ गए तो क्या मेहमानों को पानी पिलाओगी। रितु भी वही आ गई और बोली, मम्मी, मैंने तो पहले ही कहा था भाभी से कुछ नहीं होगा। रोहन भी आवाज सुनकर बाहर आया। कमला देवी ने उसे देखते हुए कहा, देख ले अपने घर का हाल, सुबह की दावत है और तेरी पत्नी ने सारा इंतजाम खराब कर दिया। अनन्या ने तुरंत कहा, रोहन, मैंने सब कुछ बनाया है, बस रायता थोड़ा। रोहन ने उसकी बात बीच में काट दी, बस करो अनन्या, माँ को सफाई मत दो। उस एक वाक्य ने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया। वह चुप हो गई। कमला देवी ने संतोष से कहा, इसलिए कहती हूँ, बहू को ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ। अनन्या रसोई में लौट गई। उसने चुपचाप रायते के लिए और दही निकाला, मगर उसी समय उसकी नजर ऊपर वाली अलमारी पर पड़ी। वह एक पुराना भूरा लिफाफा रखा था। उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। शायद वह बर्तन निकालते समय नीचे गिर गया था। अनन्या ने लिफाफा उठाया। उस पर उसका नाम लिखा था, अनन्या के लिए। उसके हाथ कांप गए। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने लिफाफा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से कमला देवी की आवाज आई, वे क्या है तुम्हारे हाथ में। अनन्या ने पलटकर देखा। कमला देवी की आंखें उस लिफाफे पर टिक गई थी। पहली बार अनन्या ने अपनी सास के चेहरे पर डर देखा। कमला देवी तेजी से आगे बढ़ी और लिफाफा उसके हाथ से छीन लिया। ये तुम्हारा नहीं है, अनन्या हैरानी से पूछा। लेकिन मम्मी जी, इस पर मेरा नाम लिखा है। कमला देवी ने तुरंत लिफाफा अपनी साड़ी के पल्लू में छिपा लिया और बोली, पुरानी चीज है, तुम्हें इन सबके में पढ़ने की जरूरत नहीं। अनन्या ने पहली बार महसूस किया कि उस बंद लिफाफे के अंदर सिर्फ कोई कागज नहीं था, बल्कि उसके ससुराल की ऐसी सच्चाई छिपी थी जिसे उससे 4 साल तक दूर रखा गया था। वह चुप हो गई, लेकिन उसके मन में एक सवाल जन्म ले चुका था। आखिर ऐसा क्या था उस लिफाफे में, जिसे देखकर कमला देवी के चेहरे का रंग उड़ गया था, और क्यों उस पर उसी का नाम लिखा था। उस दिन मेहमानों के सामने अनन्या ने फिर सबकी सेवा की। किसी ने उसकी तारीफ नहीं की, लेकिन जब सबने खाना खाया तो हर किसी ने कमला देवी से कहा, बहन जी, खाना तो कमाल का बना है। कमला देवी मुस्कुराकर बोली, अरे घर की बहू है ना, थोड़ा बहुत तो सिखाया ही है। अनन्या दूर खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वह रोई नहीं। शाम को जब सब मेहमान चले गए, उसने अपने कमरे की अलमारी खोली। उसके कपड़ों के नीचे उसने अपनी छोटी सी डायरी निकाली और उसमें लिखा, आज पहली बार मुझे समझ आया कि मैं इस घर में सिर्फ काम नहीं कर रही, बल्कि किसी ऐसे सच को ढूंढ रही हूँ जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं। भूरा लिफाफा मुझे ढूंढना होगा। उसने डायरी बंद की। उसी समय दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। अनन्या ने जल्दी से डायरी छिपा दी। दरवाजा खुला तो रोहन खड़ा था। उसने कमरे में आते ही पूछा, माँ के पास जो लिफाफा था, उसके बारे में तुमने किसी से कुछ कहा। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पहली बार अपने पति की आंखों में सीधा देखा और समझ गई कि रोहन उस लिफाफे के बारे में पहले से जानता था। रोहन के सवाल ने अनन्या के भीतर जैसे तूफान खड़ा कर दिया। वह कुछ पल तक उसे देखती रही। उसके चेहरे पर वही कठोरता थी जो पिछले 4 वर्षों में वह न जाने कितनी बार देख चुकी थी। लेकिन आज उस कठोरता के पीछे उसे डर साफ दिखाई दे रहा था। अनन्या ने धीरे से पूछा, तुम्हें उस लिफाफे के बारे में पहले से पता था। रोहन ने नजरें चुराते हुए कहा, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। तुमने किसी से कुछ कहा या नहीं। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, नहीं। रोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल बोला, तो फिर उस बात को भूल जाओ।
अनन्या के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। जिस चीज पर मेरा नाम लिखा है उसे मैं भूल जाऊं कैसे? रोहन ने गुस्से में कहा, तुम्हें हर चीज जानने की जरूरत क्या है? और पत्नी को क्या सिर्फ काम करने की जरूरत होती है? अनन्या के मुंह से पहली बार ये बात इतनी दृढ़ता से निकली कि रोहन कुछ पल चुप रह गया। तभी दरवाजे पर रीतू आ गई। उसने दोनों को देखा और पूछा, क्या हुआ? रोहन ने तुरंत कहा, कुछ नहीं। रीतू ने अनन्या की ओर देखा और बोली, भाभी आप फिर भैया से बहस कर रही हो? अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। रीतू ने रोहन से कहा, भैया मम्मी बुला रही है। रोहन कमरे से निकल गया। रीतू जाते जाते अनन्या के पास रुकी और फुसफुसाकर बोली, भाभी ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करना। इस घर में जो मम्मी चाहती है वही होता है। अनन्या उसकी तरफ देखा। रीतू मैंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा। रीतू ने ठंडी हंसी के साथ कहा, इसलिए तो कह रही हूँ अपनी औकात में रहो। वह चली गई। अनन्या की आंखें भर आई। वह सोचने लगी कि आखिर उसने किसका बुरा किया था। उसने तो रीतू को अपनी छोटी बहन समझकर हर बार उसका साथ दिया था। उसकी शादी की तैयारियों में उसने अपने गहने तक गिरवी रखे थे। जब रीतू की पढ़ाई की फीस कम पड़ गई थी तब अनन्या ने अपने मायके से पैसे मांग कर दिए थे। मगर आज वही रीतु उसे उसकी औकात बता रही थी। रात को अनन्या ने खाना नहीं खाया। उसने कहा कि उसे भूख नहीं है। कमला देवी ने ताना मारा, नखरे देखो इसके, सुबह से काम किया तो ऐसे दिखा रही है जैसे पहाड़ उठा लिया हो। ससुर जी चुपचाप खाना खाते रहे। वे अक्सर अनन्या के साथ होने वाला अन्याय देखते थे मगर कुछ कहते नहीं थे। उस रात जब सभी सो गए, अनन्या पानी लेने रसोई में गई। तभी उसे कमला देवी और रोहन की धीमी आवाज सुनाई दी। वे रसोई के पास ही रुक गई। कमला देवी कह रही थी, अगर इसे लिफाफे का पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। रोहन ने कहा, माँ आप चिंता मत करो, अनन्या इतनी आसानी से कुछ नहीं समझ पाएगी। कमला देवी बोली, लेकिन उसे लिफाफा देख लिया है, मैं संभाल लूंगा। और रीतू उसे भी समझा दूंगा। बस दुकान वाला कागज किसी भी हालत में इसके हाथ नहीं लगना चाहिए। अनन्या के हाथ से पानी का गिलास लगभग गिर गया। दुकान? कौन सी दुकान? उसने सांस रोककर उनकी बातें सुनी। कमला देवी फिर बोली, अगर वह दुकान उसके नाम वाली बात जान गई तो 4 साल से जो किराया हम ले रहे हैं उसका क्या होगा? अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि उसके पिता ने शादी से पहले कहा था, बेटी हमने तुम्हारे लिए कुछ सुरक्षित रखा है, कभी जरूरत पड़े तो काम आएगा। लेकिन शादी के बाद पिता अचानक बीमार हो गए थे और फिर कुछ महीनों में उनका देहांत हो गया था। अनन्या ने कभी उस बात को गंभीरता से नहीं लिया था। उसे लगा था कि पिता शायद भावनाओं में कह रहे होंगे। मगर अब उसे समझ आ रहा था कि वह दुकान सच में थी और उसके ससुराल वाले 4 साल से उससे अधिकार छिपा रहे थे। वे धीरे से अपने कमरे में लौट आई। पूरी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह कमला देवी ने उसे फिर काम में लगा दिया। दीतू ने जानबूझकर उसके हाथ से गम चाय का कप गिरा दिया और बोली, ओ भाभी आपको संभलना भी नहीं आता। गरम चाय अनन्या की कलाई पर गिर गई। दर्द से उसकी आंखें बंद हो गई। मगर नीतू ने माफी मांगने की जगह कहा, मम्मी देखो ना, अब ये कहेंगे कि मैंने जानबूझकर किया। कमला देवी ने तुरंत कहा, तू जा रीतू, मैं देखती हूँ। फिर अनन्या से बोली, छोटी सी बात पर रोना मत शुरू करना। अनन्या ने अपनी जली हुई कलाई को देखा और चुपचाप पानी डाल दिया। रोहन ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बाहर आया। अनन्या ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। शायद वह पूछेगा कि हाथ कैसे जला, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, आज शाम मेरी ऑफिस पार्टी है, मेरी सफेद शर्ट प्रेस कर देना। अनन्या ने उसकी ओर देखा और धीमे से बोली, रोहन मेरा हाथ जला है। रोहन ने एक नजर देखा और बोला, माँ को बता देना, दवा लगा देंगे। फिर वह चला गया। उस दिन अनन्या के भीतर कुछ टूटने के बजाय कुछ मजबूत हुआ। उसने फैसला किया कि अब वह किसी से दया नहीं मांगेगी। वह अपने एक अधिकार की लड़ाई चुपचाप लड़ेगी। उसने अपनी पुरानी सहेली कविता को फोन किया। कविता लखनऊ में एक छोटा सा कैफे चलाती थी। अनन्या ने सिर्फ इतना कहा, कविता मुझे एक जरूरी मदद चाहिए। मेरे पिता ने मेरे नाम कोई संपत्ति छोड़ी थी। क्या? कविता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हें अभी तक नहीं पता? अनन्या का दिल धक से रह गया। क्या? कविता ने कहा, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी से 6 महीने पहले पुराने बाजार में एक दुकान खरीदी थी। उन्होंने कहा था कि अनन्या के भविष्य के लिए है। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पूछा, फिर वह दुकान मेरे ससुराल वालों के पास कैसे है? कविता ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास तुम्हारे पापा के पुराने कागजों की कॉपी है। अगर चाहो तो मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ। अनन्या ने कहा, अभी नहीं, पहले मुझे खुद सच्चाई पता करनी है। उसी रात उसने कमला देवी के कमरे के बाहर रखी अलमारी में वह भूरा लिफाफा देखा।
कमला देवी पूजा के लिए बाहर गई थी। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा और जल्दी से लिफाफा उठा लिया। उस बार उसने उसे अपने कमरे में लाकर खोला। अंदर 3 कागज थे। पहला कागज दुकान की रजिस्ट्री की कॉपी थी। मालिक का नाम देखकर अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। अनन्या शर्मा। दूसरा कागज 4 साल का किराए का हिसाब था। हर महीने की रकम रोहन के खाते में जमा हुई थी। कुल रकम इतनी थी कि अनन्या ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। ती- तीसरा कागज सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। वे उसके पिता का एक पत्र था। उसमें लिखा था, मेरी बेटी अनन्या, अगर ये पत्र तुम्हारे हाथ में है तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे लिए वह दुकान इसलिए खरीदी है ताकि अगर कभी तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़े तो किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तुम्हारा घर तुम्हारे लिए सम्मान का स्थान होना चाहिए, मजबूरी का नहीं। अगर कोई तुम्हारे अधिकार को तुमसे छीनने की कोशिश करे तो चुप मत रहना। अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोना। पत्र पढ़ते पढ़ते अनन्या फुट फुट कर रो पड़ी। उसे लगा जैसे उसके पिता आज भी उसके सिर पर हाथ रखकर कह रहे हो, डरना मत बेटी। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खुला। कमला देवी सामने खड़ी थी। उनकी आंखें लिफाफे पर थी। उन्होंने गुस्से में कहा, तुमने इसे खोल लिया? अनन्या ने पहली बार बिना डरे कहा, हाँ। कमला देवी का चेहरा बदल गया। तुम्हें किसने हक दिया? अनन्या ने कागज उठाकर कहा, जिसने इसे मेरा नाम किया था उसने। कमला देवी ने कागज छीनने की कोशिश की, मगर अनन्या पीछे हट गई। तभी रोहन भी कमरे में आ गया। उसने सब देख लिया। कुछ पल तक वह चुप रहा, फिर बोला, अनन्या, मेरी बात सुनो। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। 4 साल तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी, अब तुम मेरी बात सुनोगे। रोहन ने कहा, माने जो किया मजबूरी में किया। अनन्या हंस पड़ी। मेरे अधिकार पर कब्जा करना मजबूरी थी? मेरी मेहनत का पैसा लेना मजबूरी थी? मुझे नौकरानी समझना मजबूरी थी? रोहन के पास कोई जवाब नहीं था। तभी रीतू भी वहां आ गई। उसने कागज देखा और चीख कर बोली, मम्मी, अगर भाभी दुकान अपने नाम करवा लेगी तो हमारा क्या होगा? अनन्या ने उसकी तरफ देखा, तुम्हारा? रीतू, तुम्हारा क्या है उसमें? रीतू चुप हो गई। कमला देवी ने अचानक हाथ जोड़ लिए, बहू, घर की इज्जत रख ले, हमसे गलती हो गई। अनन्या के दिल में 4 साल की सारी तकलीफें उमड़ आई। उसने कहा, मम्मी जी, मुझे घर की इज्जत की चिंता हमेशा रही, लेकिन मेरी इज्जत की चिंता कभी किसी ने नहीं की। वह कागज लेकर कमरे से बाहर निकल आई। उसे लगा था कि अब सच्चाई सामने आ रही है। लेकिन उसी रात उसे कविता का फोन आया। कविता की आवाज बेहद गंभीर थी। उसने कहा, अनन्या, मैंने तुम्हारे पिता के पुराने कागज और बैंक रिकॉर्ड देखे हैं। दुकान तो तुम्हारे नाम ही है, लेकिन तो कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए कमेंट में नेक्स्ट जरूर लिखें। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानी आपके लेकर आ सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।